बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आज पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे आइसोटॉप्स, रिएक्टिव आइसोटॉप्स और इनकी एप्लीकेशंस, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले रिलेटिव का जो वर्ड है, जहाँ पर रिलेटिव का वर्ड आ जाए तो उससे उसका मतलब है एज़ कंपेयर्ड। एज़ कंपेयर्ड मतलब इसे किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको जो है किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके किसी भी चीज़ का, दूसरे एलिमेंट या एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जिससे इसे सिंपल जुबान में बोलें, जिसे हम लोग सब्ज़ी लेने जाएं तो सब्ज़ी जो है हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, किलो के हिसाब से। तो जो किलोग्राम है वो इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है। मतलब किलो हो गई तो वो उतनी ले ली जिसने किलो लेनी है, जिसने 2 किलो लेनी है तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। इसी तरह जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है AMU। इसे कंपेयर किसके साथ करते हैं? कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 जो है, कार्बन के जो होते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसमें जो लेते हैं वो कार्बन 12 लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है, एबंडेंट होता है, और इसकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो होती है वो 1 होती है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशो कितनी होगी इसकी? 1। तो ये इसको एज आ फिर स्टैंडर्ड लेते हैं, और ये मोस्ट एबंडेंट पाया जाता है, स्टेबल होता है। इस वजह से बाकी जो एलिमेंट्स उनके जो एटॉमिक मास हो इसके साथ कंपेयर किए जाते हैं। और इसका है कार्बन जो है 112 के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब जो एक स्केल होता है उसका जो कार्बन का जो 12 होता है मास, तो उसके जो स्केल होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं, एक मास का यूनिट तो वो 1 कार्बन के इक्वल होता है। इससे जो 12 होंगे तो वो कार्बन 12 के इक्वल होगा। फर्ज करें जैसा मैग्नीशियम है, कार्बन का 12 होता है, मैग्नीशियम इससे डबल होता है, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 24। तो मैग्नीशियम का जो वेट है कार्बन 12 से डबल है। और इसी तरह जो हाइड्रोजन है उसका होता है 1.008। तो इसका जो है एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो इतना होता है। तो ये इसी वजह से इसके यूज़ करते हैं कि जो एटम का साइज़ है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है, तो हम उसका जो है इजीली एटॉमिक मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर उसको किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर हम दूसरे एलिमेंट के साथ करवाना पड़ता है कंपैरिजन, फिर दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चलता है। तो हमें जो है एटॉमिक मास जो है वो फिर कार्बन 12 का एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। तो इस वजह से फिर इसके लिहाज से बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास निकाले जाते हैं। तो इस तरह मेजर करना ज़्यादा इजी है। तो वैसे जो है एटॉमिक मास का जो वो एटम है उसका साइज़ इतना छोटा होता है कि उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक अकेले एटम का। अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज द केमिस्ट वर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ मेथड विच वुड अलाउ देम टू कंपेयर द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम्स। मतलब इसका इतनी एग्जिस्टेंट मतलब रिकॉग्नाइज़ कर दिया है जब से आया ये, तो केमिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे थे एक मेथड जिसके साथ कंपेयर किया जाए एटम्स का मैस, डिफरेंट एटम का मैस एक स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड जो भी लिया था वो जब एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए तो वो कार्बन 12 बनाया द स्टैंडर्ड। It was necessary because without knowing the relative masses of atom, we would not know in which ratio of masses we mixed the reactant to carry out a chemical reaction। जब तक हमें फिर relative masses of atoms ही नहीं पता थे, masses ही नहीं पता थे, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता था केमिकल रिएक्शन में वो कितना यूज़ कर दिया है, कितना उसका मैस यूज़ कर दिया है, और क्या कितना प्रोडक्ट आया, कितनी यील्ड आई है। तो in 1961 the chemist adopted a new scale for the measurement of the relative masses of atom। तो 1961 में केमिस्ट ने जो न्यू स्केल किया था एटम्स की relative mass की मेजरमेंट का। The unit mass on this scale is 1/12 of the mass of the lighter isotopes of carbon taken as 12।
तो जो स्केल का यूनिट मास है, जिसे स्केल के 12 पार्ट किए जाएँ, तो उसका जो एक पार्ट है यूनिट मास है वो है 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो ये इस वजह से लिया कि ये स्टैंडर्ड लेते हैं इसे, और ये स्टेबल होता है, ये मोस्ट एबंडेंट होता है, इसकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1 होती है, तो इसी वजह से इसको फिर एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, द यूनिट मास ऑफ द स्केल 1/12 ऑफ द मास ऑफ द लाइटर आइसोटोप ऑफ द कार्बन टेकन एज 12। मतलब अगर एक स्केल है उसके 12 हिस्से करें, उसमें जो एक यूनिट मास है वो कार्बन का जो है, कार्बन के जो 12 पार्ट है उसका एक मास है, 12 हिस्से करें तो उसका एक मास, रिलेटिव मास है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ऑन द स्केल इज एग्जैक्टली 12। मतलब जो मास ऑफ वन एटम है कार्बन का, उसके स्केल में एग्जैक्टली 12 है। एंड मैसेज ऑफ अदर एटम्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू दिस यूनिट। जो मैसेज जो अदर एटम के मास हैं वो इस यूनिट से मेजर करके फिर रिलेट करके मेजर किए जाते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज दस डिफाइंड एज, मतलब यहाँ से अब डिफाइन आ गई, द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। मतलब जो मास किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है वो किसके साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के साथ, जो कि एक लाइट आइसोटोप है। कार्बन जो है 12 के जो मास के साथ उसे कंपेयर करेंगे, जिसका हमने फाइंड आउट करना है, जिस भी एलिमेंट के एटम का मास। तो इसका जो है कि यूनिट होता है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, AMU या एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU की डिफाइन है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब ये जो है एक जो AMU है जो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। जो एक उसका पार्ट 12 के जो स्केल के 12 हिस्से करें तो उसका जो एक पार्ट है उसका वो 1 AMU है। तो इसको अगर किलोग्राम में देखें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आपने याद कर लेना, ये MCQs में भी पूछ सकता है। पर सबसे पहले तो डिफाइन इसकी जो एक AMU की भी डिफाइन और इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना है, और ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। और ये अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तो तब भी आ जाता है, ग्राम में जब चेंज करेंगे तो 24 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किसी भी ग्राम में ये लिख सकता है, किलोग्राम भी, किलोग्राम में ये इतना है, जब ग्राम अकेला लिख देंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, क्योंकि वो 1000 से माइनस कर देंगे ना उसे, तो वो फिर 10⁻⁻24 आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1.007 AMU। तो एक हाइड्रोजन का मास जो है 1.007 है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर 32 इज़ 31.972 AMU। मतलब जो सल्फर का 32 है उसका जो एग्जैक्ट मास है, वैसे हम 32 लिख लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास उसका है 31.972 AMU। तो यहाँ पे हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो हम इसका मैसेज को कार्बन के साथ कंपेयर करके हम देखते हैं कि इनके कितने मैसेज, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है इनका। इसमें अगर हम लोग देखें, उन्होंने पूछा हुआ था मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, कार्बन का। कार्बन का तो आप लोगों को बता दिया है 12 होता है AMU में। जो मैग्नीशियम है कार्बन का डबल होता है 24.31 AMU। और जो क्लोरीन होता है इसका 35.45 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास है इन तीनों का। हम लोगों ने पूछा है तो ये तीनों का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। मतलब आइसोटोपिक अबंडेंस से जो उनका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं। मतलब उसकी अगर अबंडेंस पता होगी तो हम उसे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकेंगे, या रिलेटिव एटॉमिक मास पता होगा तो उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। An element usually consists of a few different isotopes with different mass number। मतलब हम लोगों ने देखा था कि जो हर एलिमेंट का आइसोटोप्स होते हैं उनका कुछ 2 रखता है, कुछ 3 रखता है, कुछ 4 रखता है, कुछ ज़्यादा मैक्सिमम भी रखता है। उनके मास नंबर भी डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर तो उनका सेम रहता है, लेकिन उनका जो होता है मास नंबर वो डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के थे वो 3 थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। कार्बन के भी 3 थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो उनकी अबंडेंस जो है वो अब हम लोग देखेंगे, उनका जो मास है एवरेज वो देखेंगे। दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। जो इनके जो मास नंबर हैं वो क्या करेंगे, रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। Each isotope will also have its own naturally occurring abundance which is called isotopic abundance।
मतलब हर आइसोटोप की अपनी नेचरली अबंडेंस होती है। मतलब कोई 70% पाया जाता है नेचर में, कोई 2% पाया जाता है, कोई 98% पाया जाता है। तो हर एक की रिलेटिव अबंडेंस अपनी होती है। तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोटोपिक अबंडेंस। मतलब उनको फिर जो अबंडेंस हमें पता होगी तो उससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस एंड आइसोटोपिक अबंडेंस। मतलब उनके आइसोटोपिक मास से और उनके आइसोटोपिक अबंडेंस से हम लोग उनका एलिमेंट का मास और एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द एलिमेंट क्रिप्टोन हैज़ 5 आइसोटोप्स। इस जस्ट क्रिप्टोन के कितने आइसोटोप्स हैं? 5। द रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज एंड आइसोटोपिक अबंडेंस आर शो। मतलब इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 5 आइसोटोप्स है, उसमें एक का 80 है जो कि 2% पाया जाता है नेचरली। फर्स्ट 80 है जो कि 2% पाया जाता है उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस। सेकेंड 82 है, वो 12% पाया जाता है। जो थर्ड है वो 83 है, तो ये भी 12% पाया जाता है। तो इसका सबसे पहले ना ये 3 है, आगे भी चौथा पांचवा बताती हूँ। इनको ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको इसके साथ इनको आपस में कर लेना है। इसको 80 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे 82 को 12 के साथ, जितने भी होंगे 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई किया तो फिर जो आंसर आएगा तीनों का, जो इसका मल्टीप्लाई से आंसर आएगा, जो इसका आएगा, जो इसका आएगा और जो अगले दो उनका आएगा, तो जो इनका आपस में मल्टीप्लाई से आंसर आएगा उससे क्या कहते हैं? सम अप कर लेना है। 5 है तो पाँचों को सम अप कर लेना। जो मल्टीप्लाई से आएगा 5 आंसर आएंगे ना, 5 जब है आइसोटोप, सम अप करके उसे 100 से डिवाइड कर देना है। तो वो क्या आएगा? रिलेटिव आइसोटोपिक मास। आगे देखते हैं। इसमें जो फोर्थ वन है वो 84 है उसका मास, और जो उसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो 57% है। और जो 85 है तो इसकी जो है अबंडेंस 17% है। तो इसे करेंगे, वही मैंने बता दिया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 80 थी तो उसकी 2% अबंडेंस थी, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उनको जो 82 की 12%, 83 की भी 12% थी, 84 की 57% है, तो इनको आपस में, और 85 को 17, ये 17 है, 17%, ये 17% है। तो अब इनको जब करेंगे 100 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 83.7। मतलब इन पाँचों में से कोई उसका एवरेज आएगी, तो कोई ना कोई इसकी एवरेज निकल आएगी। तो ये नहीं कि यहाँ पे अगर 84, 85, 82 है तो आप लोगों ने निकाल देना कोई 52 या 50, नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो इनके अंदर जो पाँचों हैं उनकी एवरेज कोई ना कोई निकल आएगी, तो फिर आपका आंसर ठीक होगा। मतलब इनको आप मल्टीप्लाई करके जितने भी उसकी मैथ और उसका जो अबंडेंस है आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनको आपस में सबको प्लस कर देना है। 5 है तो पाँचों को प्लस करके उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका 83.7 AMU में उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। अगला जो सैम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, इसमें तो हम लोगों ने किया था इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड। अब यहाँ पे जो है रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है, हम लोगों ने उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब इसके एक क्लोरीन की जो है आइसोटोपिक अबंडेंस दी हुई है, और एक की जो है, एक का जो मास है वो उसका दिया हुआ है 3724.23, और इसकी भी अबंडेंस दी हुई है, लेकिन इसका जो मास है वो नहीं दिया, तो वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? तो जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है वो 35.5 है, तो वही सेम इट इज़ वही है। क्लोरीन को वैसे लिख लेना है, वो हमारे पास इसका मास दिया नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 75.77 प्लस अगला जो आइसोटोप आ जाएगा उसमें प्लस कर देना है। 37 मल्टीप्लाई बाय 24.23 डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको जो करेंगे तो वो डिटेल से बता दिया। 100 यहाँ पे वो मल्टीप्लाई इन्होंने करवा दिया है। जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 3545 आ गया। फिर जो इनका जो आया हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फिर जो एक मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो आंसर करेंगे कैलकुलेटर से वो है 34.95। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज़ 34.95। मतलब एक का तो है मास 37 और दूसरे का क्या आएगा 34.95। जब इनकी एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 35.45। तो ये इसका वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ये है। तो हमने इसका जो एक क्लोरीन के एटम का है राइट आइसोटोप का उसका फाइंड आउट किया, तो वो 34.95 है, दूसरे का 37 है। मतलब जितने भी बार बार रिपीट करेंगे जो इसकी होगी एटॉमिक मास और आइसोटोप का, और जो इसकी अबंडेंस होगी उसको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, जो उसकी अबंडेंस और जो उसका मास है। और जब अगला होगा अबंडेंस मास उनको भी मल्टीप्लाई करके फिर सम अप कर देना है।
जब जो भी आंसर आएगा उसे 100 पे डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे एक्सरसाइज, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, आइसोटोपिक abundance ऑफ आइसोटोप्स आर 2, 24, 22, 52 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम लोग देखें तो जो 204 है, लेड 204, इसके abundance 2% है। लेड 206 24% है उसके रिलेटिव abundance। इसका जो लेड 207 मैस एटॉमिक मास जो है इसकी 22% abundance है, जो 208 है इसकी 52% abundance है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया, 204 की 2% है, 206 जो है लेड की 24% abundance है, लेड 207 की 22% है और लेड 208 की 52% है। तो अब इनका मैंने कैसे बताया था, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको जो मैस है उनके abundance के साथ इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, फिर जो आएगा उनको सम अप कर लेना है, जो भी आंसर आएगा उनको सम अप कर लेना है। जिससे देखें 204 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 1 हो गया, आगे प्लस, तो ये एक चीज़ आ गई। फिर आ गया 206 मल्टीप्लाई बाई 24, अगला जो आ गया फिर प्लस का साइन आ गया। तो एक जो आइसोटोप है उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको किया, दोनों को सम अप करना है। 207 मल्टीप्लाई बाई 22, फिर अगला जो है 208 मल्टीप्लाई बाई 52। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन इनको एक मैस को और abundance को मल्टीप्लाई कर देना है एक को, और जो नेक्स्ट के साथ उसका सम अप करना है, तो इनको सम अप कर देना है। ये एक का आ गया, जैसा 204 का आ गया, 206 का आ गया, 207, 208, अब आपस में इनको प्लस ही करना है और साथ 100 पे डिवाइड। अब जब इनको करेंगे कैलकुलेटर से तो इनका जो मैस निकलेगा 207.2 AMU। तो देखिए इनकी एवरेज में से इनमें से कोई निकलना होता है, तो ये थोड़ा बहुत वो पॉइंट्स में आ जाता होता है। ठीक है, तो ये अगर ये इनमें से कोई निकल आया तो मतलब इनसे कोई मिलता जुलता, तो समझ लें आपका आंसर ठीक है। अगर इनमें से देखें 207 है, अगर आपका 210 निकल आए या 272 निकल आए या अकेला 19 निकल आए या अकेला कोई 175 निकल आए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनसे रिलेट निकला है, इससे रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 207.2 AMU। अगर ये हमें दिया हुआ हो यहाँ पे, तो किसी जैसा 2 की परसेंटेज है इसकी, पहले आइसोटोप के इसका हमने मास फाइंड करना है, तो हमने जैसा क्लोरीन का देखा था वैसे फिर देखेंगे तो वो इसका 204 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।